हेलो एंड वेलकम टू मिनीहोर आईएएस। अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कंपनी रूल। जब से कंपनी का रूल शुरू हुआ इंडिया में और उसके बाद में जब इंड हुआ उसका और वहां से क्राउन रूल शुरू हुआ, वहां तक जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए उसको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स एंड मेंस ये दोनों में काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये टॉपिक्स ऐसा है जो आपके हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी में भी रिलेट होता है और इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो है आ चुके हैं, राइट। इसके साथ में हमको ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप उसके उस एक्ट के प्रोविजंस को समझेंगे तब आप उसका जो है रियल नेचर समझ पाएंगे कि रियल मोटिव क्या था, राइट। काफी इस पर डिबेट होती रहती है कि जो कंपनी का शासन शुरू हुआ वो बेसिकली कोई उनका इंटेंशन नहीं था शुरू करने का। इस तरह से एटमॉस्फेयर इंडिया में डेवलप हुआ कि उन्हें डायरेक्ट इंटरफेरेंस करना पड़ा और उसके बाद में कंपनी का रूल शुरू हुआ। तो अगर आप इसके जितने भी एक्ट है उसके प्रोविजंस को एनालाइज करेंगे, उसके प्रोविजंस को समझेंगे, तो आप जान पाएंगे कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कैसा था, राइट। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि 1765 से लेकर जब से बैटल ऑफ बक्सर हुआ उसके बाद में 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ तब तक यानी क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर जो है ट्रांसफर हो गया क्राउन के हाथ में। तो तब तक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ इंडिया में उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, राइट। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए जो प्रीलिम्स में आ चुके हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव वाज दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ पर ध्यान देना है। एंड सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट विलियम बेंटिक वाज दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए और अगर आप इन तक वीडियो देखते हैं तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। नाउ अब पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, राइट। तो जैसा आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जो हुई वो बेसिकली बैटल ऑफ बक्सर से हुई, राइट। बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बेसिकली जब मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया तो जो फरमान जारी किए जाते थे, राइट, जो मुगल एम्पायर द्वारा से शाह आलम ने भी जारी किया था, उससे पहले अगर 1717 में जो है तो फारूक सियार ने जारी किया था, उससे पहले जहांगीर ने जारी किया था, राइट। तो बेसिकली उस फरमान का वो लोग मिस यूज करते थे, राइट। मीर कासिम अगर कह सकते हैं कि एक पपेट था ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो सोच रहे थे कि मीर कासिम को, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को हमने बिठाया तो हमारे जो है दम पर चलेंगे, राइट, जो मैं कहूंगा बोलेंगे। लेकिन मीर कासिम ऐसा निकले नहीं, बड़े चालाक निकले और जितने भी फरमान जो जारी किए गए थे जो उसका मिसयूज हो रहा था। बेसिकली मिसयूज कैसे हो रहा था इसको समझिए। जो फरमान जारी किए गए थे उससे छूट किसको मिली थी? उससे छूट मिलती थी जो कंपनी के सर्वेंट्स होते थे, जो कंपनी के होते थे। लेकिन क्या होता था कि जो कंपनी के लोग होते थे वो दूसरे लोगों को, जो प्राइवेट जो पब्लिक होती थी, उसको भी उसी फरमान पर जो है छूट वगैरह दे दिया करते थे। तो इस तरह का उस दस्तक का क्या होता मिस यूज होता था। जब दस्तक का मिसयूज हुआ तो मीर कासिम उसको चेक करने लगे। ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आई, राइट। जब ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आई तो उसको जो है मीर कासिम को हटा दिया गया और तब ये चले गए कहां पर? अवध के नवाब के पास, राइट। उस समय अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दीन, राइट, सुजाउद्दौला। अब उसके बाद में वहां पर जो शाह आलम भी थे जो मुगल एम्पर थे। तो शाह आलम जो मुगल एम्पर थे, उसके बाद नवाब ऑफ अवध सुजा एंड मीर कासिम, ये तीनों लोग मिलकर एक ट्री पार्टाइट अलायंस बनाते हैं अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तब होता है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट कर देती है, इनके अलायंस को तोड़ देती है और उसके बाद में 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है विद मुगल एम्पर शाह आलम। वैसे साइन तो तीनों लोगों के साथ हुआ था। सुजाउद्दीन को लगभग में 50 लाख का इंडेमनिटी भी पे करना पड़ता है। इसके साथ में जो शाह आलम के साथ हुआ उससे क्या हुआ कि शाह आलम ने उनको रेवेन्यू और सिविल राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसका? बंगाल, बिहार और ओडिशा का, ठीक। इससे क्या हुआ कि जब वो सिविल राइट, इसमें रॉबर्ट क्लाइव की मेन जो रोल थी, राइट, उस समय जो हो रहा था पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी जिम्मेदारी किसके पास थी? रॉबर्ट क्लाइव के पास थी। तो शाह आलम ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग उसको रेवेन्यू और सिविल राइट जो है दे दिया। अब इनका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिकली डोमिनेशन होने लगा पूरे बंगाल पर और यहीं से क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की शुरुआत होती है, राइट। और जब 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है तब ये क्या करता है कि जो पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बेसिकली ट्रांसफर कर देता है क्राउन के पास और इस तरह से कंपनी रूल का एंड हो जाता है, राइट। तो आप ये समझ गए कि कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से उस समय इंडिया का एटमॉस्फेयर था, किस तरह से कंडीशन थी इंडिया की, जिससे क्या हुआ कंपनी रूल शुरू हुआ और इसमें रॉबर्ट क्लाइव का सबसे मेन रोल था। उसके बाद क्या हुआ कि जो रेगुलेशंस पर रेगुलेशंस बनाए जाने लगे, बेसिकली रेगुलेशंस वो अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे जो उनको फेवर करेगा, राइट। क्योंकि उनको आगे जो है एनेक्सेशन पॉलिसी भी इंपीरियलिज्म को भी सपोर्ट करना था, राइट। अपनी जो इंपीरियल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मुलेट करेंगे। इसके साथ जितना हम वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते थे या फिर जितना कंट्रोल कर सकते थे लोगों को, इंडियंस पीपल को, कि उनकी आवाज ना उठा सके, उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि वो बेसिकली रेगुलेशंस या फिर एक्ट लेकर आते थे, राइट। तो यहां तक आप समझ गए। अब जब 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद रेवेन्यू राइट और सिविल राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास होता है। क्योंकि उस समय आप देखिए तो क्या हुआ था कि डबल सिस्टम चल रहा था, राइट। रेवेन्यू जो बेसिकली था, जो पैसे का लेन देन था वो किसके हाथ में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और जो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था वो किसके पास था? तो वहां के नवाब के पास, ठीक। अब नवाब के पास था, पैसे इनके पास थे, तो पैसा ना होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रहा था। इस समय वहां पर
इनस्टेबिलिटी डेवलप हो गई थी, राइट। इससे क्या हुआ कि अब ऐसा लगने लगा कि इसको एक जो है प्रॉपर वे में करना जरूरी है, तभी हम इसको हैंडल कर पाएंगे, राइट। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 लाया गया, जो बेसिकली क्या है कि पहला एक्ट कंपनी द्वारा पास किया गया। अब इसके प्रोविजंस क्या थे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पहला है कि गवर्नर जो बंगाल के थे, पहले क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, पहले गवर्नर थे बंगाल के, अब वो क्या बन गए, गवर्नर जनरल बंगाल के बन गए। और ऐसे गवर्नर जनरल जो बंगाल के बने वो वारेन हेस्टिंग थे, राइट। यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात की जा रही है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की नहीं, वो तो चार्टर एक्ट 1833 से आया। लेकिन जो गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, उसको यहाँ पर समझना जरूरी है, राइट। वो बना 1773 एक्ट से। इसके साथ ही 4 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई, जो बेसिकली गवर्नर जनरल को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। इसके साथ इसमें एक प्रोविजन और था कि सुप्रीम कोर्ट जो स्टेब्लिश होगा कलकत्ता में, जो 1774 में हुआ, और इसमें एक चीफ जस्टिस होंगी और 3 अदर जो जज होंगे वो क्या करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे, किसको, चीफ जस्टिस को, राइट। हालांकि आगे चलकर इसमें भी बहुत से चेंजेस आए, राइट। बेसिकली कई चेंजेस ऐसे आए कि अपील का जो था वो कभी गवर्नर जनरल के काउंसिल्स पर चला जाता था, कभी सुप्रीम कोर्ट पर चला जाता था, कभी गवर्नर जनरल को एग्जेंट कर दिया जाता था अपील से, राइट, उनके जो जरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के। हालांकि इसमें बहुत से चेंजेस आए। उसके बाद में क्या हुआ कि इसी एक्ट के थ्रू जो है वो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था, बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी थी जो कंपनी के जो उनकी कार्य थे उनको देख रेख करती थी। रेवेन्यू कार्य जैसे हो गया, राइट, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हो गए इंडिया में, इसकी देखरेख कौन करता था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 पहला इंपॉर्टेंट कि गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे, सॉरी गवर्नर, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। पहले ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वारेन हेस्टिंग्स। इसके साथ ही बंगाल में जो है बिहार, उड़ीसा, इन सबको क्या किया गया कि बंगाल की प्रेसिडेंसी में जो है शामिल कर लिया गया, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके साथ बॉम्बे और मद्रास, जो बिहार और उड़ीसा था वो तो था ही, लेकिन बॉम्बे और मद्रास भी जो है शामिल कर लिया गया, कहाँ पर, बंगाल में। हालांकि बाद में जो इसको अलग कर दिया गया। इसके बाद में एक एक्ट पास होता है जो बेसिकली 1781 में, राइट। वो बेसिकली क्या है, एक अमेंडिंग एक्ट है इसी के अकॉर्डिंग। इसमें क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के 1781 के अमेंडिंग एक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के जरिस्डिक्शन से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, राइट। इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं 1781 को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जितनी भी जो गलतियां थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये किया गया था, राइट। उसके बाद एक और इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया। वो चेंजेस ये आया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट होते थे, राइट, तो प्रोविंशियल कोर्ट जो अपील करते थे पहले सुप्रीम कोर्ट में करते थे, लेकिन इसके बाद में इसको चेंज करके क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के काउंसिल्स में अपील होने लगा। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील बेसिकली नहीं होता था, राइट। इसके साथ में जो प्रोविंशियल कोर्ट एक काउंसिल्स होते थे उसके लिए रेगुलेशंस कौन बनाएगा, तो बनाएंगे गवर्नर जनरल, राइट। यानी 1781 का जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया तो उसमें काफी चेंजेस हुआ और गवर्नर जनरल को एक्सक्लूसिव पावर दे दिया गया, राइट। नाउ अब जो नेक्स्ट एक्ट पास हुआ वो था पिट्स इंडिया एक्ट। ये ब्रिटेन के पीएम थे विलियम पिट्स, उनके द्वारा पास किया गया था, इसीलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पड़ा, राइट। अब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ तो इसके क्या प्रोविजन थे। पहली बात कि जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सेटअप किया गया, जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, एक साथ में एक और बॉडी सेटअप की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बेसिकली पॉलिटिकल अफेयर को मैटर करते थे, जो पॉलिटिकल अफेयर थे उसको मैनेज करते थे। इसके बाद में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जिसको पहले रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री सभी जो है अफेयर्स को मैनेज करने का राइट्स मिला हुआ था, वो बेसिकली अब सिर्फ कमर्शियल अफेयर पर फोकस करने लगे। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके साथ में जो कंपनी की टेरिटरी है वो अब क्या कही जाने लगी, ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया में, उसका भी शुरुआत नहीं हुआ, ब्रिटिश का जो है बेसिकली उसको एक सिर्फ एक पोजेशन यानी अधिकार कहा जाने लगा, जो इसकी टेरिटरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। पूरा जो है कंप्लीट डोमिनेशन नहीं हुआ, राइट। वो कंप्लीट जो था वो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जो है चेंज किया गया। अब हुआ यूं कि कॉर्नवालिस को जो है गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। गवर्नर जनरल अपॉइंट करने से पहले कॉर्नवालिस ने 2 डिमांड रखी, राइट, जिसको एक्ट ऑफ 1786 कहा जाता था। वो 2 डिमांड थी कि गवर्नर जनरल को पावर होना चाहिए ओवर राइड करने का, राइट, कि अगर कोई डिसीजन लेते हैं, अगर फिर गवर्नर जनरल वो डिसीजन लेते थे यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोई डिसीजन लेते हैं तो फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा, गवर्नर जनरल का। इसके साथ पहले क्या था कि जो कमांडर इन चीफ थे वो तो ना गवर्नर जनरल होते थे और ना उनके काउंसिल्स के होते थे। अब क्या होने लगा कि गवर्नर जनरल को क्या होगा, जब कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया कि वही जो है कमांडर इन चीफ बन गए। तो इतना और चेंजेस हुआ जब कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया। पहला पावर टू ओवरराइड और इसके साथ मिलिट्री के कमांडर इन चीफ, ये सब कौन किसको पावर दे देगा, गवर्नर जनरल को। इसके बाद में पास होता है चार्टर एक्ट 93 का, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, राइट। जो डिमांड कॉर्नवालिस ने रखी थी उसको इसमें क्या किया गया, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया। पहली बात कि जितने भी फ्यूचर में गवर्नर जनरल आने वाले थे या जो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर होते थे उन सबको जो है ओवर राइडिंग पावर दे दिएगा। इसके साथ जो ट्रेड मोनोपोली है कंपनी की उसको अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिएगा। ट्रेड मोनोपोली बेसिकली मीन्स होता है कि जैसे एक कंपनी इंडिया में आई, राइट, उसने अपना अधिकार जमा लिया, दूसरी कंपनी इंडिया में नहीं आ सकती, राइट, कोई दूसरा और ब्रिटेन का ट्रेड नहीं कर सकता, ये होता है मोनोपोली। तो उसी पर्टिकुलर कंपनी की मोनोपोली को 20 साल बढ़ा दिया गया। इसके बाद में जो है ब्रिटेन में कई बार डिबेट होना शुरू हो गया
और जब डिबेट होना शुरू हो गया तब क्या हुआ कि जो ये मोनोपोली थी ये धीरे धीरे खत्म कर दी गई, लेकिन इतनी जल्दी कुछ हुआ नहीं, राइट। क्योंकि हो क्या रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लगभग में जो है कह सकते हैं कि ब्रिटेन को यूरो पे कर रही थी, राइट, पाउंड पे कर रही थी, सॉरी, उसको जो है पाउंड पे कर रही थी। मीन्स ये कि जब ब्रिटेन को जो है पैसे मिल रहे थे तो बेसिकली उनके राइट को क्यों छीनेंगी, राइट। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों पर गुस्सा होने लगा कि सिर्फ ट्रेड मोनोपोली में उसी का क्यों हाथ रहेगा, उसके बाद में फिर चेंजेस होना शुरू हुए, तो इसने 20 साल के लिए बढ़ा दिया। अब अगला एक्ट आपको याद रखना है कि 1793 के बाद जब 20 साल बाद रेक्टिफाई होगा तब 1813 में आएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे और उनके स्टाफ को सैलरी कहाँ से दी जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। इसके साथ में जो है गवर्नर जनरल को एक और एक्सक्लूसिव पावर दे दिया गया कि जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी जैसे मद्रास हो गई, बॉम्बे हो गई, इनके भी पावर बेस्ट किया गया किसके बाद, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास, ठीक। यानी कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसी प्रेसिडेंसी में होंगे, चाहे वो मद्रास में हो चाहे वो बॉम्बे में हो, तो जो गवर्नर्स होंगे वहां पर वो ओवरराइड नहीं करेंगे, गवर्नर जनरल ओवरराइड करेगा। यानी जो गवर्नर रूल बनाएंगे फाइनल रूल किसका होगा, गवर्नर जनरल का, ठीक है। यानी इंटरफेरेंस बेसिकली गवर्नर जनरल का होने लगा प्रेसिडेंसीज में। इसके साथ में जो कंपोजिशन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का उसको भी चेंज किया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक प्रेसिडेंट और 2 जूनियर मेंबर होंगे जो बेसिकली पहले प्रिवी काउंसिल से अपॉइंट किए जाते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये मेंबर जो है अब प्रिवी काउंसिल से अपॉइंट किए जाए, राइट। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की कंपोजिशन में चेंज हुआ। इसके साथ मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल को एक्सक्लूसिव पावर दे दिया गया, ओवरराइडिंग पावर दे दिया गया। इसके साथ में एक और ऐड किया गया कि जो सभी एक्सपेंसेस को करने के बाद में कंपनी क्या करेगी कि 5 लाख पाउंड 5 लाख पाउंड ब्रिटेन गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करेगी। कहां से, इंडियन रेवेन्यू से। यानी बेसिकली ये क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी, राइट, कि कितना हम पाले जो इंडिया से लेकर ब्रिटेन में भाग जाए, राइट। अभी आपने देखा कि क्या हुआ कि जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल या उसके स्टाफ थे उनकी सैलरी भी इंडियन रेवेन्यू से मिलेगी। इसके साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी 5 लाख पाउंड एनुअली देना होगा। तो क्या हो रहा है कि ट्रांसफर ऑफ मनी, राइट। इसके बाद में क्या हुआ, एक और प्रोविजन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी को लाइसेंस या अथॉरिटी दी गई कि वो किसी भी व्यक्ति को या फिर जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको क्या ग्रांट कर सकते हैं, तो उनको लाइसेंस दे सकते हैं। इससे क्या हुआ कि चाइना के साथ हमारा व्यापार शुरू हुआ और जो ओपियम का व्यापार था चाइना का वो इसके साथ जो है शुरू हो गया। इसको जो इसको अथॉरिटी मिली थी ना कंपनी को कि वो किसी भी इंडिविजुअल को क्या कर सकते हैं कि लाइसेंस दे सकते हैं। तो अपना क्या हुआ कि ओपियम जो ट्रेड होता था चाइना के साथ, टी का ट्रेड होता था, वो बेसिकली बढ़ने लगा, राइट। तो ये 1793 के प्रोविजन थे। इसमें क्या आपने समझा कि यहीं से क्या हो रहा है कि रेवेन्यू का एक्सट्रैक्शन हो रहा है और वो कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन में। कभी सैलरी के रूप में जा रहा है, राइट, कभी रॉ मटेरियल के रूप में जा रहा है, तो कभी जो है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना है उसके रूप में जा रहा है। कंप्लीटली जो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्शन हो रहा है मनी का। इसके साथ में गवर्नर जनरल के पावर को धीरे धीरे क्या कर दिया गया कि इंक्रीज करते चले गए, राइट। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1813 में पास हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 20 साल तक ट्रेड मोनोपोली उसको दे दी गई थी। अब 20 साल कंप्लीट हो चुके थे तो दूसरा चार्टर पास किया गया। ये चार्टर जो बेसिकली थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए जाते थे। अब इसके प्रोविजंस और क्या क्या चेंजेस है, पहली बात तो इसने मोनोपोली जो कंपनी की थी 20 साल के बढ़ा दिया गया था उसको खत्म कर दिया गया क्योंकि यहीं पर डिमांड उठने लगी थी। हालांकि बाद में ऐसा हुआ कि जो कंपनी को ग्रांट दिया गया था अदर देन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों एक साथ में मिल गई, राइट, और फिर से डोमिनेशन ईस्ट इंडिया कंपनी की होने लगा। लेकिन ब्रिटेन में मांग चल रही थी कि मोनोपोली जो है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की क्यों हो, राइट। अगर कोई और कंपनी भी व्यापार करना चाहे इंडिया में रहकर तो भी कर सकती है। तो इसीलिए जो मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। और लेकिन जो चाइना के साथ ट्रेड होता था जैसे ओपीएम वगैरह का हो गया और जो चाय का व्यापार था उस पर अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली थी। इसके साथ में जो सोवरेनिटी थी ब्रिटिश क्राउन की वो कंपनी के टेरिटरी को मानने ली गई, राइट। मतलब कंपनी के जो इंडिया में टेरिटरीज थी उसका सोवरेन कौन था, ब्रिटिश क्राउन। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसमें ऐड किया गया प्रोविजन वो थे कि इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया कि वो इंडिया में आए और अपनी जो क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करें इंडिया में, साथ में वेस्टर्न एजुकेशन को भी बढ़ावा दें। साथ में वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव था कि उनको इंडिया में उनके जैसे लोग मिल सके जो उनको सपोर्ट करें, राइट। इसके साथ में वहाँ यहाँ पर क्या हुआ कि 1 लाख रुपए एनुअली अलॉट किया गया जिससे क्या हुआ कि जो लिटरेरी और साइंटिफिक नॉलेज को इंडिया में इंप्रूव किया जा सके और इसके साथ में जो इंडियन लिटरेचर है उसको रिवाइवल हो सके। तो वेस्टर्न पहली बात तो रिलीजियस अफेयर यानी क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करना और उसके साथ में वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना ताकि जिस तरह से कंपनी के लोग चाहते थे उनके सहयोग दें उस तरह के उनको जो है आदमी या काम करने वाले मिल सके, राइट। इसका यही एक मोटिव था। इसके बाद में 20 साल बाद फिर से आता है 1833 का एक्ट, राइट। अब इसमें भी चेंजेस आएंगे। हर चेंजेस को ध्यान में रखकर चलना है कि कब कौन सा चेंजेस हुआ, कब किसके पावर में कम की गई, कब किसके पावर में बढ़ोतरी की गई, नया नया प्रोविजन कौन से ऐड किया गया। जैसे मैंने अभी पहले बताया 1830 में क्या हो कि ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई लेकिन चाय के साथ चाय का ट्रेड और चाइना का के साथ ट्रेड जो है कंपेरेटिवली कंटिन्यू रहा। इसके साथ में क्रिश्चियन मिशनरी भी है, वेस्टर्न एजुकेशन का श्रीगणेश हुआ, राइट। तो ये सब बातें 1830 एक्ट से आई, राइट। तो इसको आपको याद रखना है, इसमें स्टेटमेंट पूछ लेता है। अब इसमें 1833 के एक्ट में क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और ऐसे विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, राइट।
अगर यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है तो वारेन हेस्टिंग। तो गवर्नर से जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने 1773 में, तब बने वारेन हेस्टिंग। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने विलियम बेंटिक, राइट, ये बने 1833 के एक्ट से। इसके साथ में जो लेजिस्लेटिव पावर है, यानी जो रूल फ्रेम करने का पावर है, वो बेसिकली गवर्नर जनरल को दे दिया गया और उनकी काउंसिल्स को दे दिया गया। इसके साथ में यहीं से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ध्यान रखना है, राइट। अभी क्या बन गई, एक तो रूल को फ्रेम करने लगे गवर्नर जनरल, इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, और जो ये एज अ कॉमर्शियल बॉडी थी उसका एंड हो गया। यानी अब ये बेसिकली पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में इंटरफेयर करना शुरू कर देगी। इसके साथ में एक और इसमें ऐड किया गया, ओपन कंपटीशन कराया जाएगा जो सिविल सर्वेंट है उसको रिक्रूट करने के लिए। लेकिन हुआ ये कि काफी जो इसमें विवाद शुरू हो गया, लोग इसका विरोध करने लगे, इसलिए बाद में इसको रिपील कर दिया गया। हालांकि जब आप 1853 का एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये सारे फिर से रिवाइव कर दिए गए थे। और जो भी नौकरियां जो लगती भी थी इंडियंस की, उनको नॉन कोऑर्डिनेटेड जॉब दी जाती थी, मतलब लोअर रैंक का, राइट, अपर रैंक तक तो पहुंच ही नहीं पाते थे। इसके साथ में नेक्स्ट प्रोविजन जो ऐड किया गया वो था कि जितने भी इंग्लिश सेटल होना चाहिए वो फ्रीली इंडिया में सेटल हो सकते हैं, फ्रीली अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि कंप्लीटली बेनिफिट किसको हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। इससे क्या हुआ कि फ्रीली, अब आप समझिए, है इंडिया, राइट, परमिट किया गया कि इंग्लिश इंडिया में आकर बस सकते हैं। यानी ये क्या शो करता है, ये बेसिकली शो करता है ब्रिटिश कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया का, राइट, कि है तो देश दूसरा का, लेकिन उस पर अधिकार हम कर रहे हैं, राइट। तो इसका शो करता है कि कोलोनाइजेशन जो है शुरू हो चुका था। इसके साथ एक इंडियन लॉ कमीशन भी अपॉइंट किया गया, जिसने बाद में लॉ को कोडिफाई किया 1833 में, और उसके चेयरमैन थे लॉर्ड माइकले, राइट राइट। और जो लॉ बनते थे इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल को लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया, इसके साथ वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। तो जो लॉ इंडिया में बनते थे वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखे जाएंगे, और इसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट से जब रेक्टिफाई होगा तब वो इनफोर्स होंगे, राइट। तो 1833 का एक्ट था। इसमें हमने क्या समझा कि गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। गवर्नर जनरल को लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया, जिससे वो रूल बना सकें, उनको ओवरराइड पावर पहले ही मिली हुई थी। इसके साथ वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, यानी वो रूल रेगुलेशन फ्रेम कर सकें। इसके साथ में जो रूल और रेगुलेशन फ्रेम करेंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा जाएगा। एक लॉ कमीशन बना जो डिफरेंट लॉ को देखेगा और उसको कोडिफाई करेगा। इसके साथ ही ओपन कंपटीशन उसकी शुरुआत हुई, लेकिन हालांकि इसको बाद में रिपील कर दिया गया और फिर बाद में इसको एड किया गया। तो इसने इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे जो चार्टर एक्ट 1833 थे। अब लास्ट चार्टर एक्ट पास हुआ अंडर दी कंपनी रूल, वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1853, राइट। इसके बाद में जैसे आपको पता होगा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, और बेसिकली पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ जो सीधा क्राउन के पास चला गया। इसमें प्रोविजन था कि एक सेपरेट गवर्नर जनरल की काउंसिल अपॉइंट की जाएगी जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेंगे। इसमें 6 मेंबर होंगे जिनको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे, या फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल शुरुआत कहाँ से हुई, 1853 में, जो बेसिकली जिसमें 6 मेंबर थे, राइट। अब इससे क्या हुआ कि एक तो एग्जीक्यूटिव हो जाएगा और एक तो लेजिस्लेटिव हो जाएगा, राइट। एग्जीक्यूटिव में गवर्नर जनरल और उनके साथ जो है कुछ काम करेंगे, और लेजिस्लेटिव में बेसिकली जो अपॉइंट होंगे। हालांकि लेजिस्लेटिव पर भी किसका कंप्लीट डोमिनेशन होता था, गवर्नर जनरल का। इसके साथ में यहाँ पर क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव पावर होता था गवर्नर जनरल का, उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ओपन कंपटीशन हुआ, ठीक है, शुरुआत हो गई। और जो कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विस थे, मतलब जो हाई ऑफिसर जो रैंक होता था, हाई रैंक के, उसको भी अब इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया। हालांकि हमने पहले बताया 1833 के एक्ट में जो है क्या हुआ कि उसको बाद में रिपील कर दिया गया था, जो प्रोविजन इससे रिलेटेड एड हुए थे। इसके साथ में यहाँ पर एक बात और हुई कि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल से एक एक जो है लोग अपॉइंट किए गए, 4 मेंबर। कहाँ पर, लोकल रिप्रेजेंटेशन में, पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उससे पहले लोकल रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं था, राइट। तो 6 मेंबर में से 4 मेंबर जो है अपॉइंट किए गए, मद्रास से एक बॉम्बे से, एक बंगाल से, आगरा से। यहाँ से जो है अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडियंस का डोमिनेशन शुरू हो गया, बेसिकली इंडियन का पार्टिसिपेशन जो है शुरू होने लगा, राइट। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कंपनी के रूल में जो शुरुआत हुआ बैटल ऑफ बक्सर के बाद और 1853 1858 तक जाकर एंड हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से जो है यहाँ पर जो प्रोविजंस एड किए गए, किस तरह से यहाँ का जो रेवेन्यू था वो एक्सट्रैक्ट करके ब्रिटिश में ले जाया गया, राइट। इसके साथ ही गवर्नर जनरल को कैसे पावर दी गई, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। हमारा क्वेश्चन कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर जनरल थे। पहली बात तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गवर्नर भले थे पहले, लेकिन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे, इसलिए ऑप्शन A1 आपका गलत है। अगर ऑप्शन ए गलत तो ये भी गया, इसके साथ में ये भी गया। अब बचता है B और 2। विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1833 के एक्ट में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, और विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। दूसरा ऑप्शन सही है, नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।